हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग है, राइट? एंड ये करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज एक्चुअली दिस इज वन एंड ऑल वीडियो जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो मैं तुम्हें न्यूज़ थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इस न्यूज़ की हेडलाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ और रादर दुनिया आज डिक्लेयर कर रही है, और रादर इस वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया today can be very easily, conveniently described as the smartest country in the world. Yes, we are the smartest country in the world. आमतौर पे लोग बड़ी बड़ी बातें यूज करते हैं, यू नो, ग्रेट कंट्री, ग्रेटेस्ट कंट्री, ग्रेटर कंट्री, बड़ा कंट्री, पीसफुल कंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। What is a smart person or who is a smart person? What is a smart country? एक स्मार्ट कंट्री होती है वो कंट्री जो एक बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन को भी अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर देती है। उस हिसाब से इंडिया टुडे इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री। हालात दुनिया के बड़े ही वॉलेटाइल हुए पड़े, सारी पत्ते तुम्हारे फेवर में होंगे ऐसा होता नहीं। व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड व्हेन यू ड्राइव योर कार, सारे सिग्नल्स ग्रीन नहीं होते, लेकिन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और आज इंडिया इज मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड and understand how from a very weak country, from a country that was at the receiving end of the world's powers, how has India become a smart country? Very interesting. जरा देखो, और हो सकता है कि ये जो आज इंडिया अपने लिए कर रहा है वो तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो, अपने बिजनेस में भी कर सकते हो, अपने जॉब में भी कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में भी कर सकते हो। बिकम अ स्मार्ट पर्सन। लेट्स सी दिस। आई होप तुम बहुत इंजॉय करोगे इस वीडियो को। सो देर इज अ डिफरेंस, राइट? जब हम लोग बोलते हैं वी आर अ सुपर पावर, राइट, तो वी आर अ सुपर हीरो। अब सुपर हीरो और सुपर पावर एक वर्ड, मैंने जैसे तुम्हें बोला, ये इन वर्ड से ना आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम, राइट? अगर आप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन ये सब वगैरह देखोगे तो भाई दुनिया की कोई मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, वो उस प्रॉब्लम से इतने ज्यादा 10 किलोमीटर अहेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आमतौर पे लाइफ में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। आमतौर पे तुम्हें 1-2-3% का एज होता है। ओके, एक प्रॉब्लम आती है, यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू प्ले योर कार्ड्स टू द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो हम लोग सुपर पावर है, ये हेडलाइंस के लिए ठीक है, लेकिन इसको सीखने से, इससे सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला। I want in the next few minutes learn from how to run a nation, how to function as a nation, और इंश्योर करो कि तुम जीतो भी। और ये सुपर पावर या सुपर हीरो नाम की कोई चीज होती नहीं। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, राइट, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी 24,999 में अब तक पूरा का पूरा सारा कोर्स दे रहा है, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और आपको केवल कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE एंड जॉइन अस। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर ये सब मिल रहा है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी। मेक श्योर दैट तुम इस बारे में कंसिडर करो, सोचो इस बारे में, क्या सेल्फ स्टडी से पढ़ना है या फिर रियलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, तो टेक योर कॉल। बट ये याद रखना, ये सब टाइम लिमिटेड ऑफर्स होते हैं। टेक योर ऑफर राइट नाउ। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो पहले मैं तुम्हें 2024 की ये न्यूज दिखा रहा हूं। तो 2024 की ये न्यूज है कि इंडिया जर्नी फ्रॉम प्लेजिंग गोल्ड टू फ्लाइंग इन 100 टन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। सो, और ये न्यूज क्यों महत्वपूर्ण है? 1991 में, ज्यादातर जो तुम लोग देख रहे हो, स्पेशली जो मेरे लर्नर्स है, वो 1991 में पैदा भी नहीं हुए थे। बिकॉज आई यूजुअली एड्रेस टू दोस यंग एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करे। बट अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो उसने 90s की जर्नी देखी हो, तो बड़ा टिमल्टस पीरियड था। क्यों टिमल्टस पीरियड था? लेट मी गो बैक। ओके, सो बैक इन द डे 1950s, मिड ऑफ 1950s से लेकर फिर 60s 70s, तो स्पेशली गोल्डन पीरियड 80s भी, इंडिया के ज्यादातर डिपेंडेंस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन पर थी। बी इट इकोनॉमिक, बी इट टेक्नोलॉजिकल, बी इट डिफेंस, बी इट डिप्लोमैटिक, बी इट न्यूक्लियर, बी इट स्पेस रिसर्च, हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट थे ऑन यूएसएसआर। एंड यूएसएसआर भी उस मामले में पीछे नहीं हटता था। दे वर ऑल्सो हैविंग अ बैक एट ऑल टाइम्स, चाहे वो वीटो करके हमें बचा लेना एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाहे स्पेस प्रोग्राम में मदद करना, चाहे मिक्स यानी कि जो एयरफोर्स जेट्स है वो सप्लाई करना,
tanks, T-90s and all, everywhere, wherever you would see, USSR हमारे साथ खड़ा था। निकोलाई क्रुश्चेव का एक बहुत ही अच्छा कोट था, वो बोल देते थे कि इवन इफ यू क्राई आउट आवर नेम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, यू विल फाइंड अस देयर। निकिता क्रुश्चेव, आई एम सॉरी, नॉट निकोलाई, निकिता क्रुश्चेव जो प्रीमियर थे ऑफ यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो बोलते थे कि पहाड़ पे खड़े हो गए, एक बार हमें आवाज देना तो और हम भागते हुए तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। व्हाट अ वर्ड। सो उस हिसाब से यूएसएसआर पर हमारी डिपेंडेंस भी थी और वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त भी था। लेकिन नजर लग गई, वो तुम्हारे घर में भी बोलते होंगे ना, मम्मी जी बोलती है ना, बेटा काला टीका लगाया कर जाएगा और उन्हें नजर लग जाती है। वो पता नहीं सच में कैसे हो गया, नजर लगी गई। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 1991 में अचानक कोलैप्स हो गया। ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजन थे, बट नॉट इवन द वर्स्ट ऑफ और द मोस्ट पेसिमिस्टिक ऑफ पीपल भी ये नहीं मानते थे कि यूएसएसआर अचानक कोलैप्स हो जाएगा। सो 1991 के एंड तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और कोलैप्स हो गया इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। ऑफ कोर्स रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री जब टूटती है तो डू यू रियलाइज कि तुम अब अपना संभालोगे कि दूसरे की मदद करोगे। सो यूएसएसआर जैसे कोलैप्स हो गया, इंडिया जिसके ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली सिचुएशन हुई पड़ी थी, हम बड़े ट्रैजिक सिचुएशन में हुई। दुश्मन हमारे भर भर के आसपास थे, दोस्त हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका था। सो चाइना था उस टाइम पर हमारे लिए प्रॉब्लम, आज भी है। पाकिस्तान उस टाइम पे प्रॉब्लम है, परमानेंट है। यूएसए उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, यानी कि द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड उसके फेवर में था, और हमारे पास कोई दोस्त नहीं था। इमेजिन कि 70-80% और तुम्हारा पूरा डिफेंस एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट है, वो कंट्री गई, तुम्हारे पास उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे, एम्युनिशन नहीं होगा, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं होगा, टेक सपोर्ट नहीं होगा, क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने मना कर दिया, जाए तो जाए कहां। और ऐसी सिचुएशन में अचानक अब जब दोस्त इतना बड़ा चले जाएगा तो तुम्हारी ट्रेजेडी भी कम नहीं होने वाली। सो 1991 में अचानक इंडिया वेंट इनटू अ क्रेडिट क्राइसिस। तो उस टाइम की सरकार को लगा कि जी ये क्रेडिट क्राइसिस कैसे मैनेज करेंगे। दे वेंट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने थोड़ी बहुत मदद की, आईएमएफ ने, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। देन आफ्टर मच डिस्कशन एंड आई एम श्योर मच हार्ड बर्न ऑल्सो, सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि वी विल हैव टू पुट अ फ्यू टन्स ऑफ गोल्ड, उसको हमें मॉर्गेज करना पड़ेगा, सो कॉल्ड पॉनिंग ऑफ करना पड़ेगा एज अ कोलैटरल टू गेट सम मनी। तो हम लोगों ने उस टाइम पर पैसा लाने के लिए, क्योंकि इंडिया का बना क्रेडिट क्राइसिस हो जाता 1991 में, तो हमारे लिए तो मेजर प्रॉब्लम हो जाती। सो 91 में वी हैड टू पॉन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड, एंड वो गोल्ड देना अपने आप में एक बड़ा मेजर एम्बैरेसिंग होता है। ऑफ कोर्स फैमिली सिल्वर होता है, तो थोड़ा बड़ा अजीब वाला सिचुएशन था। वो बात अलग है कि सून आफ्टर दैट मिस्टर मनमोहन सिंह और पीवीआर नरसिम्हा राव साहब की, इनकी जो सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, बजट आया, एंड द थिंग्स वुड एज आई सेड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन प्लीज रिमेंबर वो दिन भी देखे गए थे। इनफैक्ट ये जर्नी जब भी कोई याद करता है तो बड़ा घबरा जाता है कि थिंग्स कुड हैव गॉन फर्दर साउथ और बिल्कुल बर्बाद हो सकते थे फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमने गोल्ड दिया या अगले दिन बजट पेश हो गया तो दुनिया बदल गई। एक्साइटिंग टाइम्स थे, टिमिल्टस का मतलब जरूरी नहीं होता कि बुरा ही होता है, टिमिल्टस का मतलब एक्साइटिंग टाइम्स होते। फिर दुश्मन वहीं के वहीं खड़े थे। देन वाजपेयी जी थॉट कि इनफ डन, अब हमको न्यूक्लियर पावर बनना है। फिर हम न्यूक्लियर पावर बनने गए, तो जैसे हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका ने एक्शन लिया, सैंक्शंस लगाए गए, एंड ऑल दिस वाइल ये पूरे प्रोसेस में टेररिज्म चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, चाइना हेडेक दे रहा है, वी हैड आवर फुल शेयर, सो वी हैड आवर हैंड्स फुल। 90s बड़ा खतरनाक पीरियड दिया था। ऑल्सो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी थी। हर थोड़े टाइम के बाद मिली जुली सरकारें, हलवा सरकारें बन रही थी, कहीं भी 29 पार्टीज मिल रही है, कभी 3 दिन में सरकार हिल रही है, कभी 13 दिन में हिल रही है, क्या रहा था। सो 90s वॉज अ वेरी मेजर पीरियड। ओके, उस टाइम पर अगर मैं ये वीडियो बना रहा होता तो मेरे पास हर दिन का एक वीडियो होता। ओके, आजकल भगवान की दया से उतने खतरनाक वीडियोस नहीं बन रहे, आजकल पॉजिटिव थिंग्स के बारे में हम बात करें। आइदर वेज, इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये समझाना है कि हु इज अ स्मार्ट मैन। वो स्मार्ट मैन वो होता है जो इन हालातों से रिकवर करता है विद व्हाट यू हैव, विद वेयर यू आर, एंड इंडिया ने भी ऐसे ही किया। सो 1990s की ये जर्नी आज फास्ट फॉरवर्ड करें, बिल्कुल आज फास्ट फॉरवर्ड करते। तो आज
इस टाइम पर वर्ल्ड में दो मेजर वॉर्स चल रहे, राइट, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. पहला वॉर इज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. अब ये वॉर 2022 से चल रहा है. फेब ऑफ 2022 पे में ये स्टार्ट हुआ था एंड वी आर राइट नाउ इन नवंबर ऑफ 24. एंड मुझे कहीं से नहीं दिख रहा, एटलीस्ट अंदर से क्या चल रहा मुझे पता नहीं, बट अगर आप न्यूज़पेपर हेडिंग से देखोगे तो कहीं से ये एंड होता हुआ नहीं दिख रहा. एंड नोबडी वांट्स एन एक्सटेंडेड वॉर. सुन त्जू द आर्ट ऑफ वॉर में बोलता है कि नो कंट्री व्हाटसोएवर वुड लाइक टू हैव एन एक्सटेंडेड वॉर. हाँ, कभी कभी वॉर एक्सटेंडेड आर्म ऑफ डिप्लोमेसी की तरह जरूर काम करता है. यू नीड टू फिनिश ऑफ एन इशू, खत्म करो, वापस आओ, डरा दो, खत्म करो, अपना काम उद्देश्य पूरा करो. एक्सटेंडेड वॉर सबको भारी पड़ता है. आज शायद रशिया और यूक्रेन को भी ये भारी पड़ने लगा है. इनफैक्ट रशिया और यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया को भारी पड़ने लग गया. बट क्या होता है ना, यू ओवर कमिट योरसेल्फ, राइट. तुम्हारे वेपन्स लग चुके, तुम्हारे सोल्जर्स लग चुके, तुम्हारी साख जिसको बोलते हैं द रेप्यूटेशन इन द वर्ल्ड अफेयर्स इस टाइम पर एट स्टेक है. तो बहुत सारी चीजें होती है जो शायद हम और आप कभी पता भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मीडिया में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो 20 साल 25 साल बाद आएगा. ओके, बिकॉज वो तब के सीक्रेट्स, तब वो सीक्रेट्स नहीं रहते, डिक्लासिफाइड हो जाते. लेकिन किसको आवाज दी जा रही है? लुक एट द पिक्चर, राइट, लुक एट द पिक्चर. तो एक चाणक्य नीति में बोला जाता है कि जो दुश्मन का दोस्त होता है ना, वो दुश्मन हो जाता है. लेकिन चाणक्य नीति में यह भी कहा जाता है कि वो होता है राजा जो दो दुश्मनों में दोनों से दोस्ती करके दिखा सकता है. सो जो रियल राजा होता है, जो राजाओं का राजा होता है, वो होता है जो दो दुश्मनों को दोनों को गले लगा लेता है एंड बोथ ऑफ देम फील कि ये हमारा दोस्त है. सो अगर ये नॉर्मल मैथमेटिक्स देखा जाए तो इसमें मोदी जी इज शेकिंग हैंड्स विद व्लादिमीर पुतिन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड ज़ेलेंस्की, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन. अब इस बेसिस पर पुतिन सर को यह लगना चाहिए कि बिकॉज ही इज शेकिंग हैंड्स विद दिस यूक्रेन तो मेरा दुश्मन है, और यूक्रेन को लगना चाहिए दैट ही इज शेकिंग हैंड्स विद पुतिन तो वो मेरा दुश्मन है. बट अनलाइक दैट, this photograph shows the smartness, the reach of Mr. Modi and India in specific, because after all Modi ji represents India. So India आज एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि हम दोनों so called warring parties, enemy parties से हाथ मिलाते हैं and both of them मान के ये चल रहे कि यार यही हमारा फ्रेंड है. ये बहुत बड़ा पॉइंट है. चाणक्य, कौटिल्य, गुरुदेव would have been so proud टू सी दिस डे कि ये दिन भी आ गया. ऑल्सो ये सिर्फ इधर नहीं है, दिस इज नॉट ओनली हियर, इट इज ऑल्सो बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन. दुनिया को यह बात आने की जरूरत नहीं दैट इजराइल इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस, और इजराइल के साथ हमारी दोस्ती लेजेंडरी है, नो डाउट अबाउट इट. और इजराइल एंड पैलेस्टाइन आर एट वॉर. गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है. सो उसके बावजूद रीड दिस headlines. It says, friend like India to play. Palestine urges India to broker a ceasefire with Israel. ये 2024 सितंबर की न्यूज है. On calls to mediate, India remains silent and rightly so. India says, देखते हैं, we'll take a call when we take a call. On a moment, on a time that we decide, in a place that we decide, हम फैसला लेंगे कि हम ये ब्रोकरिंग ऑफ पीस डील, हम तुम्हारे बीच में समझौता करवाएं या ना करवाएं. सो ये इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज कि वी विल टेक अ कॉल बट विच इज एडवांटेजियस टू अस, और हम ये करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे. नोबडी कैन फोर्स आवर हैंड्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव अचीव. तो एज आई सेड, हम तो सब चाणक्य के बच्चे, राइट. तो चाणक्य वुड हैव बीन सो प्राउड, कौटिल्य वुड हैव बीन सो प्राउड कि आज तुम उस लेवल पे आ गए हो that everyone sees you as a friend but none too much. तो तुम्हें इन अदर वर्ड्स, आमतौर पे दोस्ती में क्या होता है, आमतौर पे जिसको हम दोस्ती बोलते हैं, लर्न फ्रॉम दिस, आमतौर पे जैसे तुम दोस्ती बोलते हो उसमें सामने वाला तुमको लाइटली भी लेने लग जाता है. अरे चल यार चलते हैं, घूम के आएंगे. एवरीवन मस्ट काउंट यू एज अ फ्रेंड बट नॉट टू मच. ऐसा लगेगा हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसको भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसको भी उतना ही आदर है.
सो दैट फाइन बैलेंस, जहां वो दोस्त भी है, दैट इज इनफॉर्मल भी है और फॉर्मल रिश्ता भी है, वहां तक आज हम पहुंच चुके हैं. दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर अ स्मार्ट कंट्री. ये बहुत फाइन लाइन है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डियर इंडिया, यू हैव रीच दैट पार्ट. दिस इज ऑल्सो नॉट द एंड ऑफ इट. आज वो दिन आ गया कि ये कंट्री, जो पाकिस्तान, जो हमेशा जो हमारे बारे में बातें करते थे कि वी विल गिव यू डेथ बाय 1,000 कट्स, राइट, क्या हदें सारी तोड़ दी इन्होंने. कारगिल किया, कश्मीर हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, 47-48 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ. डिप्लोमैटिकली, मिलिटरली, स्ट्रैटेजिकली इन्होंने तंग करके रखा हुआ हमको, राइट. और आई थिंक वन ऑफ द मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो शायद ही किसी कंट्री को फेस करना पड़ा वाज अस. लेकिन आज इंडिया ने कितने अच्छे तरीके से वो क्या किया होगा कि आज वो जब डॉक्टर जयशंकर उनके घर में जाते हैं टू अटेंड एससीओ की मीटिंग, तो वो हमारे लिए गाने गा रहे, राइट, वो हमारे लिए स्वागत कर रहे. और इंडिया बोला हमें नहीं तुमसे बात करनी, ओके, एंड स्टिल दे वांट टू प्लीज यू. ये होता है द अनदर आर्ट ऑफ वॉर. अनदर आर्ट ऑफ वॉर ये होता है कि जीत एक्चुअली उसकी होती है कि जिसको सामने वाले को हराने के लिए लड़ना ही ना पड़े. सो वी आर नॉट फाइटिंग ओवर्टली, बट ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा होगा. ये कब होता है? ये होता है स्मार्ट कंट्री का. नाउ बड़ा आसान है कि तुम्हारे घर में किसी ने धमकी दी या तुम्हें किसी ने चैलेंज किया और तुम पहली हॉकी उठाओ, बेसबॉल बैट उठाओ और जाके लड़ने लग जाओ. ये कोई स्मार्ट कंट्री या स्मार्ट पर्सन का थोड़ा ना सिग्नेचर है. ये तो कोई भी कर सकता है. इट इज एनिमल इंस्टिंक्ट्स. ये रिएक्टिव मेंटालिटी है. एक होती है प्रोएक्टिव मेंटालिटी. इतने प्लान से करो कि यू चोक द अदर पर्सन एंड यू फोर्स हिम टू दैट लेवल कि वो तुम्हें स्वागत करने पे मजबूर हो जाए. डियर इंडिया, यू हैव बिकम स्मार्ट. कॉन्ग्रेचुलेशन. सो ये लेवल तक तो हम आ ही चुके. नेक्स्ट इज कि सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी नहीं, इकोनॉमी. एप्पल एक टाइम तक, अभी ऐसा बोलते हैं कि कुछ इनविडिया ने इसको अब सरपास कर लिया, बट अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल, अमंग्स द रिचेस्ट कंपनीज ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड, एप्पल पोस्टर चाइल्ड है ऑफ अमेरिका's कैपिटलिज्म. लुक एट द हेडलाइंस. एप्पल इटसेल्फ सेज कि हम जो आईफोन से स्टार्टिंग फ्रॉम 16 वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे. और भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इस टाइम होती ना तो रो रही होती कि यार जिस कंट्री को हम लोगों ने इतना इम्पावरिश कर दिया, राइट, 24% जीडीपी से 2% जीडीपी तक खींच दिया, 75 साल में वो कंट्री एकदम पूरा के पूरा गेम पलट डालेगी. आज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ यूएस को ये मजबूरी आ गई है. ऑब्वियसली ना, प्यार से तो कोई आता नहीं. ये मजबूरी आ गई है कि वो इंडिया में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी. दिस सेज सो मेनी वॉल्यूम्स. अगर इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करे और कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुला लिया जाए तो he can tell you the entire story has changed. The entire game, the saga of capitalism, जो कि इंडिया को एक पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानता था. कौन बोल सकता था? बांडुंग में जब 1955 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बोलते, तब हम लोग को थर्ड वर्ल्ड नाम दिया गया था. 1955 में अगर किसी को 2024 की ये न्यूज बता दी जाती ना, तो वो या तो खुद अपने आप को पानी में डुबो देता या सामने वाले को पानी में डुबो देता कि पागल हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा हो रहा है. एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि वर्ल्ड में एक जबरदस्त स्लो डाउन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसेशन एंड इकोनॉमी, बट टुडे वी आर हियर. ये करने के लिए तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि हम लोग अननेसेसरली वी विल नॉट गिव वे टू अदर कैपिटलिस्ट पावर्स, वी विल डू इट आवरसेल्व्स. ये करने के लिए एक स्मार्टनेस चाहिए. एंड उसी वजह से तुम्हें ये न्यूज बड़े कॉमनली दिखने लगे. सो इंडिया के 100 रिचेस्ट, अभी तो मैं लिस्ट ही नहीं बना पाया, मैं तो सिर्फ 10 रिचेस्ट की लिस्ट बना पाया. ये एक्चुअली आज ही का है. फोर्ब्स में
हर दिन की न्यूज अपडेट होती है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो अगर हम इसको अगर आज की न्यूज देखें तो मिस्टर मुकेश अंबानी $119.5 बिलियन, गौतम अदानी एंड फैमिली $116 बिलियन। बाय द टाइम 10th पे भी आते हैं तो वी आर एट $23.4 बिलियन। बहुत सारे देशों के, छोटे देशों के पूरा पूरा जीडीपी है, राइट, उससे ज्यादा इनके पास इंडिविजुअल्स या फिर उनकी फैमिलीज के पास पैसा है। और अगर मैं एज अ सेड ये रोज बदलता है, तो ये मैंने अभी अभी निकाला है। 17th वर्ल्ड में 17th पर मिस्टर मुकेश अंबानी $99.7 बिलियन, ऑब्वियसली वो अलग होगा और ये अलग होगा। तो 22 में राइट इज मिस्टर गौतम अदानी। यार वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। नो, let's have a rich boys mentality now. Let's not have poor boys mentality. Let's have rich boys mentality, the rich person's mentality. Rich man's mentality ये होती है कि हम दुआ देते, हम ब्लेस करते कि यार एक गरीब कंट्री के कुछ लोग आज वर्ल्ड के टॉप 100 में, इनफैक्ट टॉप 22 तक तो 2 आ ही चुके, राइट, हम पहुंच गए। इंडिया में एक छोटी प्रॉब्लम वो शायद कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम किसी को भी बढ़ते हुए देखते हैं ना, हम उसका पांव खींच के नीचे ले आते, क्रैब मेंटालिटी बोलते, केकड़े की तरह बिहेव करते। बट नो माय डियर इंडियंस, दिस इज अ न्यू इंडिया, लेट्स ब्लेस देम कि इतना पैसा आ गया है कि इतने वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद भी आज हम लोग 80,000, दिस इज October 9 की न्यूज, इंडियन नेवी इज गिविंग एन ऑर्डर ऑफ 80,000 करोड़ फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। मालूम है पूरे जो ये कंट्रीज है जो वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस, रशिया, इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जिससे इनका मेथड ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है इंडिया पे। अरे बहुत बड़ा ऑर्डर आया ना इंडिया से तो इनके वारे न्यारे हो जाते, दिवालिया बन जाती है। सो इंडिया इज नाउ दैट मेन दैट गोल्डन एग लेइंग रूस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आज इंडिया के पास इतना पैसा है कि तुम लोग के पास खाने के प्रॉब्लम में 80,000 करोड़ की शॉपिंग करें। सो दिस इज ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वी हैव द मनी पावर टू बाय इट। सो डियर इंडिया, कंग्रेचुलेशंस यार, कहां से कहां पहुंच गए। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, राइट, पैसा नहीं था, गोल्ड तुम पॉन कर रहे थे, मॉर्गेज कर रहे थे, कोई पैसा देता नहीं था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंसी थी, यूएसएसआर से डोनेशन आती थी, तब हमारा 5 ईयर प्लान चलता था। आज देखो तुम कहां से कहां पहुंच गए, मुबारक हो। और ये सिचुएशन आगे भी चलती है। इट्स नॉट ओनली इंडिया, इट्स इंडियंस ऑल्सो विच आर गोइंग प्लेसेस। सो इंडियन ओरिजिन के लोग जो यूएस में जो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन था, ऑब्वियसली अब तो वहां पे जनरेशन से वो लोग रहने लग गए, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंडियन ओरिजिन के पीपल हैव नॉट मेड देयर पोजीशन नोन, चाहे वो फिर राजनीति में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, यू नेम इट। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इंडिया का अभी इस टाइम पे चलना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पावर होती है, ये जो सॉफ्ट पावर होती है, जो पावर एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन की होती है, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होती है, वो जो सॉफ्ट पावर होती है वो बहुत काम आती है इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, बिकॉज वो वहां पर जाकर भी उस देश की पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते। सो वेन हमारे ही इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो एक बिजनेस गूगल के हेड बन जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हेड बन जाते हैं, इट डज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। तो एक छोटी छोटी कंट्रीज का ना कोई एक पर्सन कहीं पर जाके कोई बड़ा सा तीर मार देता ना, तो वो कंट्री कितने बड़े बड़े ढोल पीटती है। एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग। या सेलिब्रेट करो, ये सेलिब्रेट करो। एक जमाना, और ज्यादा दूर का नहीं जमाना था, एक जमाना था जब फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। सो 60s 70s 80s में तो वीजा लग जाए ना तो पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटे जाते थे कि बाबा हम तो यूएसए जा रहे। इमेजिन कि वी आर रीचिंग राइट इनटू द कोर ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन गवर्नमेंट्स। बिग अचीवमेंट डियर इंडिया, स्मार्टली प्लेड, वेरी नाइसली डन। सो इंडिया इज ऑन द राइज। अब इसके बाद क्या होता है ना, हाउ हाई विल वी गो। एक लाइन हमेशा याद रखना,
कि जब किसी के स्टार्स आर ऑन द राइज, राइट, तो वो कितना और ऊपर जाएगा इसकी भी कोई इंतहा नहीं होती। और वैसे ही अगर कोई बर्बाद हो रहा होता है ना, तो वो कितना साउथ जाएगा ना, ये भी जैसे बर्बाद होएगा ना, उतना भी नहीं पता होता। सो पाकिस्तान कितना नीचे गिरेगा अभी अभी पता नहीं, ओके, ओनली टाइम विल टेल। और इंडिया अभी कितना राइज करेगा, ओनली टाइम विल टेल। बट ये सब चीजें तुक्के से नहीं हुई है। इट इज नॉट अ ब्लफ, इट इज नॉट विदाउट अ थॉट प्रोसेस, इट इज नॉट विदाउट एफर्ट्स, और इसमें बहुत सारी चीजें लगती है। लेट मी एक्सप्लेन एक के बाद एक, तो हमें पता होना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ये तो फिर वही वाले रेटोरिक काइंड ऑफ वीडियो होगा, ओके, जो शेरो शायरी के वीडियो तुम यूट्यूब पे देखते रहते हो, ओके, एक पत्थर तो फेंको एंड ऑल दैट स्टफ। ये नहीं है। आई एम नॉट into the business of unnecessarily fluffy motivation। लेकिन let's try and understand क्यों, क्या बदला, या बदला भी नहीं तो क्या था हमारे पास, और कैसे हमारा वक्त आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो जरूर हुई होगी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, सो हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत सालों बाद आई। 1989 इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट was the beginning of the real coalition era। जब वीपी सिंह साहब की सरकार बनी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना था, उसके बाद तो इसकी एक लाइन ही बन गई, राइट, वन आफ्टर अनदर। इवन वाजपेयी जी हैड टू टेक सो मेनी पीपल, सो मेनी पार्टीज इन कॉन्फिडेंस, एंड तभी जाके वो सरकार बनी थी। नाउ एटलीस्ट अभी तो वैसे थोड़ी सी उतनी तरह से नहीं है स्टेबल, बट फिर भी coalition is strong enough because Modi ji is still leading। लेकिन starting from 2014, then 2019 and now 24, we've had a stable government at the center। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, खुद को एक इन्वेस्टर की सोचो। सोचो कि तुम यूरोप में या यूएस में हो और तुम्हें $1 बिलियन इन्वेस्ट करना है। या इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा समझदारी ये करता है, उसको है ना प्रॉफिट बाद में दिखता है। कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो प्रॉफिट बाद में देखता है, पहले वो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढता है कि जो मेरा जो $1 बिलियन है ना, वो गटर में ना चले जाए, जीरो ना हो जाए। वो 1 बिलियन का 2 बिलियन कब होगा वो बात का बात देखते हैं। ये इंटेलिजेंट पैराडॉक्स होता है, लेकिन एक इन्वेस्टर इस तरह से ही चलता है। अब वो एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करने की सोचेगा जहां पे सरकार स्टेबल है। जहां वो सरकार स्टेबल होगी तो फिर लॉ स्टेबल बनेंगे, लॉ स्टेबल होंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वहां शांति होगी, वहां पॉलिसी की कंसिस्टेंसी होगी। अब अगर एक इन्वेस्टर को मैं ये बात बोल दूं कि देखो जी अभी तो सरकार है, 1 साल के बाद भगवान जाने हो ना हो, तो वो है ना पहले भाग लेगा। वो बोलेगा ना भाई, मैं ऐसी जगह पैसे डालूंगा जहां पर स्टेबिलिटी हो। इसीलिए ये मॉडल किससे है? सिंगापुर छोटी सी कंट्री है, आइलैंड है। सिंगापुर कंट्री सिटी कंट्री है, इतनी छोटी है, लेकिन दुनिया वहां पर जाके इन्वेस्ट करना चाहती है। दुबई क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है? अरे बाबा स्टेबिलिटी है। जब से सूरज चांद है और जब तक सूरज चांद रहेगा, वी नो कि वहां पे लॉ क्या होगा, वहां पे सरकार क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंडिया में चेंज हुआ, एटलीस्ट आफ्टर द 90s। सो 90s पूरा चला गया एंड 2014 कभी 25 साल तो इसी में गुजर गए। तो हमारा फेज देखो होता है, खराब चीज होती है तो खराब ही चीजें होने लग जाती है, राइट। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, कोएलिशन एरा भी साथ में ही आ गया। सो उस टाइम से ये सिचुएशन हैज चेंज। तो एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हमें ये भी बात मालूम होना चाहिए। सेकेंड इज प्रेग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। पहले हमारी ना प्रेग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं थे, ओके, यथार्थवादी नहीं थे। हम लोग आइडियलिज्म पे जीते थे। नेहरू जी क्या बोलते थे, वो दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक जगह पे न्यूक्लियर मिसाइल बन रही है, दूसरी जगह पे भी न्यूक्लियर मिसाइल बन रही है, एक जगह पे टैंक्स बन रहे हैं, दूसरी जगह पे टैंक्स बन रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम नॉन अलाइंड रहेंगे, इन द सेंस कि हम ना वेपन बनाएंगे ना इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, हम बैठे हुए। डजंट वर्क दैट वे। आइडियलिज्म पे किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती है कि जब दुनिया में आग लगी हो ना, मैं शांति से बैठा हुआ। इट डजंट वर्क दैट वे। आग लगी होगी तो या तो तुम उसको बुझाओ या वहां से भाग जाओ, तो दो में से एक सिचुएशन होती है। लेकिन इट वॉज नॉट प्रेग्मेटिक। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर हेडिंग द फॉरेन मिनिस्ट्री, हम लोग प्रेग्मेटिक हो गए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो गई। हम मुंह पे बोलते हैं हाँ हम रशिया का ऑयल खरीद रहे, क्यों? हमारे फायदे में, राइट। सो अब हम लोग देख रहे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक होगी। जब सब अपना फायदा देख रहे तो हम क्यों नहीं देखेंगे? एंड दैट इज द वेरी नेचर, दैट्स द ट्रू नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में यही होता है, पहले तुम्हें अपना देखना होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
जो इंडिया में चेंज हुआ है, और रिसेंटली आपने डॉक्टर जयशंकर के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, वो इतना बिल्कुल ही इज कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, जो पूछा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ना एक्स्ट्रा रेटोरिक, ना कोई टाइम पास, ना शेरो शायरी, ना कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यार ये तुम बोलोगे कि रशिया का ऑयल खरीद रहे, हाँ जी खरीद रहे, तुम बोलो उसे वेपन ले रहे, हाँ जी जरूरत है, सिंपल, सामने वाला चुप हो जाता है, बिकॉज वंस यू से द ट्रुथ इन वेरी लो एंड काम टोन, सामने वाला सुन लेता है। सो दिस इज अनदर थिंग दैट हैज चेंज। ऑल्सो लेट्स also say big thanks to these business leaders, and not only these business leaders, everyone, the startup revolution, the manufacturing units, the service industries, especially यार इनकी वजह से दुनिया चेंज हो गई, इतना एम्प्लॉयमेंट आया, ओके फॉर दैट मैटर इतना ज्यादा कनेक्टिविटी आया, ऑटोमोबाइल्स हो, टेक हो, मोबाइल हो, राइट, पेट, यू नो, तुम कभी यूएस में अपने किसी फ्रेंड को पूछना और वहां पर जाके बोलना कि हमारे यहाँ पर एक रिक्शा वाला होता है, एक सब्जी वाला होता है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, जैसा मर्जी पति हो, वो 2 सेकंड में एक कोड स्कैन करता है और तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यू नो ही विल आस्क यू टू लीव हिज प्लेस, वो बोलेगा पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन इन अमेरिका इट इज नॉट पॉसिबल, बाकी कंट्रीज का तो छोड़ ही दो। तो इंडिया में कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी रीच कर गया। ऑल्सो आज हम आपको साथ क्यों कम्युनिकेट कर पा रहे, अन अकेडमी जैसे एडटेक क्यों राइज किया, यूट्यूब पर इतना धमाका इंडियंस का क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्ल्ड में कैसी है, कैसे, एक बार जाकर वहां पर गीगाबाइट रेट देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट ओनली कितनी अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर चुकी है, बट कितनी चीप है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड अराउंड। एक बार जाके ट्राई करना, कभी घूमने का मौका मिलेगा ना, तो वहां पर गीगाबाइट देखोगे ना, जितनी देर में तुमने रिचार्ज किया ना, उतनी देर में तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे कि खत्म हो गया, फिर पैसे देने पड़ेंगे। और यहां पर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड दिया जा रहा है। सो से अ बिग थैंक्स टू इंडिया, राइट। तो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ज्यादातर ये लोग जो रोते हैं ना कि हम लोग बाहर जाएंगे तो वहां पे दुनिया में कुछ और है, उन्होंने वो बाहर गए नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ हॉलीवुड देखा है, और इसलिए वहां पे ऐसा लगता है हा क्या हॉलीवुड है, क्या दुनिया है, वहां पे सिर्फ सड़कें साफ ही होती है, सारे जो पेड़ पत्ते होते हैं वो प्योर डार्क ग्रीन कलर के होंगे। अरे बाबा वो इफेक्ट्स है, फिलर्स है, फिल्टर्स है, राइट, डोंट गेट इनटू ऑल दिस। इंडिया जिस स्पीड में चेंज हो रहा है वैसा द वर्ल्ड हैज नॉट सीन फॉर अ वाइल। सो थैंक्स ऑल्सो बोथ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉर्पोरेट्स और बिजनेस लीडर्स किए, एंड ऑब्वियसली द टेक ग्रोथ। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो एवरीवन हैज टू बी थैंक्ड फॉर, ओके, हमारे फार्मर्स जो फूड हमारे टेबल पे लाते हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम एवरी डे। ऑल्सो हमें उन साइंटिस्ट को थैंक्स बोलना चाहिए जो हमारी लाइफ को आसान करते रहते हैं, बी इट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, बी दैट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, ऑल दीज मिसाइल्स, हमें किस बात का डर होगा, ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स है, न्यूक्लियर ट्रायड हमारा रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हम लोग इस टाइम पर लॉन्च कर रहे हैं एट वन टाइम ऑन दैट पार्ट। हमें क्या डर है? सो द पॉइंट हियर इज दिस इज ऑल द बैक ऑफ ये बोलना कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, और एक्चुअली हमें डर नहीं होना, उस पर जमीन आसमान का फर्क है। सो थैंक्स टू दिस टेक ग्रोथ एंड द सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मिलिट्री माइट। बिना फौज के, बिना द मिलिट्री माइट के कोई भी कंट्री कहीं तक नहीं पहुंच सकती। सो चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वी नो कि वी आर सेफ, हम लोग आराम से सो सकते हैं, हम लोग रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ द कंट्री एज अ होल जस्ट बिकॉज दे आर देयर। सो ये जय हिंद मोमेंट है, इनके सैक्रिफाइस को वी शुड ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जब भी तुम्हें कोई फौजी मिले उनको रुक के जय हिंद बोलिए, बिकॉज उनके बेसिस पर, उनके सैक्रिफाइस, उनके स्ट्रगल की वजह से और उनकी फैमिलीज के स्ट्रगल की वजह से ये जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ा है ये हो पाया। सो इट इज ऑफ नो यूज कि अगर तुम्हारे पास मिलिट्री माइट ही नहीं है तो तुम क्या करोगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड। यस, तो मैं जिनको इस टाइम पर, तुम लोगों को इस टाइम पर एड्रेस कर रहा हूं, द यंग इंडियंस। यस,
डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है द एज स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री से जो तुम्हें एडवांटेज मिलते हैं। तो आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेटली एक यंग पॉपुलेशन है, और दैट ऑटोमेटिकली सेज क्वाइट अ बिट फॉर द फ्यूचर। तुम लोग इस टाइम पर एजुकेट हो सकते हो, टेक्नोलॉजी में एंटर कर सकते हो, बिजनेस लीडर्स बन सकते हो, मैनेजर्स बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हो। इस टाइम पर द वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू, बिकॉज हाथ ही नहीं होंगे, यू नो, एज ही नहीं तुम्हारे साइड होगी, तो तुम करोगे क्या। बहुत सारी कंट्रीज एक स्टेज पर राइज कर रही थी, जैसे जापान 70s 80s में बहुत स्पीड में उनका इकोनॉमिक राइज था, लेकिन धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन हो गई, और तुम नोटिस करोगे जापान प्लेटो कर गया। दिस इज ऑल्सो द स्टोरी फॉर मेनी अदर कंट्रीज लाइक रशिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये मौका तुम्हारा है, और ये जब मौका तुम्हारा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी इसलिए बिकॉज अगर तुमने इस मौके को इंस्टाग्राम की रील देखने में और टाइम पास में निकाल दिया, तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक हेडेक हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इस जिम्मेदारी को तुम ढंग से निभाओ। सो इट इज वन टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एंड सेकेंड दैट यू डू समथिंग अबाउट इट। सो ये इंडिया का एक मैसिव एडवांटेज है एज ऑफ नाउ। की वर्ड इज एवरीथिंग इज क्रूशल। जो भी मैंने तुम्हें बताया ये सब कुछ क्रूशल है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक चीज हटा दो तो काम चल जाएगी। नो, मिलिट्री माइट भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक माइट भी इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स की तरफ से हमारे फूड आए ये भी जरूरी है, विज्ञान भी काम करे ये भी जरूरी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो ये भी जरूरी है। एवरीथिंग इट फॉर्म्स द एंटायर। जब सर्किट बनाते हैं ना, तो जब तारे जोड़ते हैं ना, तो अगर उस तार में से अगर 1 इंच का भी गैप रह गया ना, तो नो मैटर वो सर्किट कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म हो रहा है, वो खत्म नहीं होगा, इट वोंट डिलीवर। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एवरीथिंग इज क्रूशल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ये बात सुनने को मिलती है कि जिस भी कंट्री ने इनमें से किसी भी चीज को इग्नोर किया, किसी भी चीज को इग्नोर किया, वो बर्बाद हो गया। तो वो पूरा टॉपिल करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। किस कंट्री ने मिलिट्री माइट को नहीं ध्यान दिया, बर्बाद हो गया। किसी ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जगह डेमोक्रेसी को अगर हटा दिया, या फिर सरकारें नहीं गई, वहां पे कू अटेम्प्ट हो गया, बर्बाद हो गए। किसी कंट्री ने इकोनॉमिक्स या फिर अपने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को नहीं देखा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को नहीं देखा, एजुकेशन को पर ध्यान नहीं दिया बच्चों के, बर्बाद हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस इतिहास से एक चीज सीखने को मिलती है कि एक्सीडेंट्स डोंट ओनली हैपन टू अदर्स, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू यू ऑल्सो। मिसहैप्स डोंट ओनली अकर टू अदर्स, मिसहैप्स कैन अकर टू यू ऑल्सो। गलती अगर दूसरे करते तो भुगतते हैं ना, तो दूसरे जब तुम खुद करोगे ना तो तुम भी भुगतोगे। सो द लॉज ऑफ नेचर आर सेम फॉर एवरीवन, एंड दैट इज द रीजन कि तुम ध्यान दो कि आज जो हमें ये मौका मिला है, ये बड़ा ही बहुत बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद मिला है। राइट, हमने कितनी एम्बैरेसमेंट सही, कितने दुख सहे, कितने सैक्रिफाइसेस हुए, कितने स्ट्रगल्स हुए, उसके बाद ये दिन आया है। अब हमको इंश्योर करना है कि ये स्टार केवल और ऊपर जाता रहे। द ग्राफ शुड कीप ऑन गोइंग अप। हम स्मार्टली खेल रहे हैं, हमें स्मार्टली खेलते रहना है, ताकि वी रियली अचीव व्हाट वी वर बोर्न टू अचीव। अगर हमने इस मौके को जाने दिया तो शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। लर्न फ्रॉम दिस, तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे स्निपेट्स तुम्हें इसमें पता चल जाएंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.